नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। लद्दाख के इनोवेटर, सोशल एक्टिविस्ट, जो सोशल एक्टिविज्म की आड़ में राजनीति करते हैं, सोनम वांगचुक, उनकी गिरफ्तारी से सबसे ज़्यादा दर्द किसे हुआ है? अरविंद केजरीवाल को। और आप इस तरह के लोगों की प्रतिक्रिया देखिए तो आपको समझ में आएगा वो नेक्सस, जो एक इंटरनेशनल नेक्सस है जिसकी फंडिंग होती है FCRA के जरिए। इन सब के अपने NGO आपको मिल जाएंगे, वो चाहे अरविंद केजरीवाल रहे हों या फिर सोनम वांगचुक। और NGO FCRA के जरिए विदेशी फंडिंग आती है इनको। अब चूंकि सरकार ने FCRA पर शिकंजा कसना शुरू किया है तो इन्होंने उसका एक रास्ता, चोर रास्ता निकाल लिया है। और चोर रास्ता ये निकाला है कि सीधे FCRA के नाम पर, फॉरेन फंडिंग के नाम पर उस तरह से पैसा नहीं लेते। पैसा कैसे लेते हैं? पैसा लेना बंद नहीं कर दिया, अब ये पैसा लेते हैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के नाम पर, कि हम आपको ये सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके नाम पर पैसा मिलता है। और सर्विस एक्सपोर्ट करने पर तो कोई प्रतिबंध है नहीं, न तो किसी कानून में है, न तो FCRA में जो है इस तरह का प्रतिबंध है। तो आपने अगर बयान सुना हो सोनम वांगचुक का, तो उनका भी यही कहना था और उनके समर्थकों का भी यही कहना है कि वो तो सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो तो एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी और खेती के नए तरीकों के बारे में जानकारी और इनोवेशन, इनके बारे में जानकारी उपलब्ध करा रहे थे। तो इससे आपको लगेगा कि वो काम तो बिल्कुल ठीक कर रहे थे, लेकिन ये फंडिंग का नया तरीका, FCRA को बाईपास करने का ये नया तरीका निकाला गया है। और धीरे धीरे सारे NGO इसी तरह से काम करने लगे। अब ये पैसा आता है तो इसको मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अलग अलग जगहों पर पहुंचाना होता है। उसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कई खाते खोलने पड़ते हैं। अब अभी तक की जांच में जितनी बात सामने आई है, सोनम वांगचुक के 9 खाते, बैंक खाते हैं पर्सनल, उनके निजी खाते हैं, जिनमें से 8 के बारे में एजेंसियों को कोई जानकारी नहीं है। आप इससे समझ लीजिए, जो ट्रांसपेरेंसी की दिन रात बात करते हैं, पॉलिटिशियंस से ट्रांसपेरेंसी की डिमांड करते हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस से ट्रांसपेरेंसी की डिमांड करते हैं सोनम वांगचुक, वो खुद कितने अपने कामकाज में ट्रांसपेरेंट हैं, एक बात। दूसरी बात, आप समझिए कि सोनम वांगचुक का कद बढ़ाने के लिए, उनका कैरेक्टर गढ़ने के लिए लंबे समय से प्रयास हो रहा है। वो जो फिल्म बनी थी 3 इडियट्स, आपने देखा होगा, उसमें पहली बार किसी इस तरह की फिल्म में या डॉक्यूमेंट्री में किसी में नाम आया था। वहाँ से उनको देश में जाना गया और दुनिया में भी, दुनिया में जो जिनके साथ वो काम करते थे वो तो जानते ही थे, लेकिन आमतौर पर उनकी पहचान जो है वो स्थापित हुई। और अपने को दिखाते हैं कि वो लद्दाख के हितैषी है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन हुआ, जब अनुच्छेद 370 और 35 से हटाया गया। उससे पहले तक 3 दशक से लगभग लद्दाख के इन सारे एक्टिविस्ट, जिनमें सोनम वांगचुक भी हैं, इनकी एक बड़ी मांग ये थी कि लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए। अब जब पुनर्गठन हुआ 2019 में, तो लद्दाख को जम्मू कश्मीर से निकालकर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। वो अलग बात है कि जम्मू कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरी बनाया गया। अब यूनियन टेरिटरी बन गई तो अब ये उसके बाद से लगातार 5 साल से मांग कर रहे हैं कि हमको राज्य का दर्जा दिया जाए, पूर्ण राज्य बना दिया जाए। अब सुनने में ये मांग लगती है कि इसमें क्या मुश्किल है भाई, अगर वो मांग कर रहे हैं, लोग वहाँ के चाहते हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए लद्दाख को, तो दे देना चाहिए। आप लद्दाख की लोकेशन को समझिए, उसके महत्व को समझिए, सामरिक महत्व, देश की सुरक्षा की दृष्टि से उसका जो महत्व है उसको समझिए। लद्दाख से LOC और LAC दोनों लगती है। LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी पाकिस्तान से लगती हुई सीमा। LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी चीन से लगती हुई सीमा। तो दो पड़ोसी देश जो हमारे दुश्मन हैं, जो परमाणु हथियार संपन्न हैं, जिनकी नज़र लद्दाख पर है और आज से नहीं दशकों से है, उन दोनों देशों से सीमा लगती है लद्दाख की। तो आप समझ लीजिए लद्दाख का सामरिक दृष्टि से और देश की सुरक्षा की दृष्टि से कितना बड़ा महत्व है। अब सवाल यूनियन टेरिटरी और फुल स्टेटहुड का है। स्टेटहुड देने का मतलब है किसी भी
क्षेत्र को अगर आप स्टेटहुड देते हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा देते हैं, तो हमारे संविधान में जो व्यवस्था है उसके अनुसार लॉ एंड ऑर्डर जो है स्टेट सब्जेक्ट हो जाता है, वो राज्य सरकार के हाथ में होता है। वहाँ पर अगर आपको सेना की तैनाती करनी हो, सुरक्षा बलों की तैनाती करनी हो, तो वो राज्य सरकार की मर्जी से होता है, राज्य सरकार के निर्देशन में होता है। जो आर्मी जाए या सुरक्षा बल जाए वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के मातहत रहता है। तो अब इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र में आप समझिए कि किसी राज्य सरकार को कोई भी सरकार आ सकती है, चुनाव है, चुनाव में कोई भी जीत सकता है, कोई भारत विरोधी तत्वों की भी सरकार बन सकती है। फिर क्या होगा? भारत विरोधी तत्व न भी हों, लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टि से उनको फायदेमंद लगता हो घुसपैठ कराना पाकिस्तान से और चीन से। पश्चिम बंगाल का हाल देख रहे हैं आप। ममता बनर्जी को लग रहा है कि एक घुसपैठी हमारी राजनीतिक नैया पार लगा सकते हैं, इन्हीं के सहारे हम सत्ता में बने रह सकते हैं। तो घुसपैठियों की मदद करने के लिए, हर तरह से उनकी रक्षा करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उनको इससे मतलब नहीं कि इससे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ती है, उनको इससे मतलब नहीं कि देश की डेमोग्राफी बदल रही है इससे। तो इन सब सरोकारों से उनका कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ एक चीज़ दिखाई देती है, वोट। और ये घुसपैठिया उनके कैप्टिव वोट बैंक है। लद्दाख को अगर पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए और ऐसी सरकार आ जाए, फिर क्या होगा? केंद्र शासित क्षेत्र रहने से लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार के हाथ में होता है। फोर्स का यानी आर्मी का या सिक्योरिटी फोर्सेस का जब चाहे जैसे ज़रूरत हो राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से डिप्लॉयमेंट हो सकता है। इसी को रोकने का मकसद है पूर्ण राज्य का दर्जा मांगने की कोशिश या मांग जो है। आखिर सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि भाई आप 3 दशक से मांग कर रहे थे कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए, तो अब आप क्यों चाहते हैं कि इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए? और वो भी आपको मालूम है ये कितना सेंसिटिव इलाका है। तो सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से सबसे ज़्यादा, मैंने जैसा कहा, तकलीफ हुई है अरविंद केजरीवाल को और उन सब लोगों को जो एनजीओज के नाम पर ये फॉरेन फंडिंग लेते हैं। भारत सरकार पिछले 10 साल से लगातार फॉरेन फंडिंग वाले एनजीओज की, जिनको एफसीआरए लाइसेंस मिला है, उन पर नकेल कस रही है। और कई एनजीओ तो देश छोड़कर भाग गए, इसीलिए कि उनसे पूछा गया कि भाई आपके पास जो पैसा आ रहा है वो खर्च कहाँ कर रहे हैं ये बताइए। इसके नाम पर वो अपनी दुकान बंद करके भाग गए। तो सोनम वांगचुक के एनजीओ का भी एफसीआरए जो लाइसेंस है वो गृह मंत्रालय ने रद्द कर दिया है। एक परेशानी का कारण, उनकी बड़ी परेशानी का कारण यह है, इससे पहले उनको राज्य में एक विश्वविद्यालय बनाने के लिए ज़मीन दी गई थी, उस ज़मीन का अलॉटमेंट भी रद्द कर दिया गया है। तो सोनम वांगचुक की जो भी नाराज़गी है वो सब कुछ पर्सनल है, उनका जो निजी साम्राज्य था उस पर चोट पहुंच रही है, इसलिए है, लोगों के लिए नहीं है। सवाल यह है कि इस हिंसा से फ़ायदा किसको हुआ? जो लोग नेपाल का, बांग्लादेश का, श्रीलंका का उदाहरण देते हैं, उनको ये बताना चाहिए कि उन देशों में वो जो आंदोलन हुए, जो तख्ता पलट हुआ, उससे उबरने में उन देशों की अर्थव्यवस्था को, उन देशों के युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा करने में कितना समय लगेगा। ये इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आज देश में, बल्कि दुनिया में, युवाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की, रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध न होने की। लेकिन उसका हल जो है तख्ता पलट या प्रदेश को या देश को जला देने से तो नहीं उसका हल निकल सकता। नेपाल का ही उदाहरण ले लीजिए, वहाँ जो आगजनी हुई है, जो हिंसा हुई है, जो अराजकता हुई है, उससे उबरने में नेपाल को कितने साल लगेंगे ये बताना भी आज, इसका आकलन करना भी मुश्किल है। तो सोनम वांगचुक से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने लोगों को हिंसा के लिए क्यों भड़काया, खासतौर से ऐसी हालत में जब केंद्र सरकार से निर्णायक बातचीत के लिए 6 अक्टूबर की तारीख तय हो चुकी थी। क्योंकि उनको डर था, मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं, उनको डर था कि 6 अक्टूबर की बैठक में ज्यादातर समस्याओं का हल निकल आएगा और वो चाहते नहीं कि समस्या का हल हो।
सोनम वांगचुक ऐसे व्यक्ति हैं लद्दाख में जो समस्या के हल में रुचि नहीं रखते हैं। उनको अगर आप कोई हल बताइए तो उसमें समस्या बताएंगे, ऐसे लोगों में है। तो सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से एक तो ये सेवा के नाम पर जो राजनीति हो रही थी उसका पर्दाफाश हो गया है कि समाज सेवा, क्षेत्र की चिंता, पर्यावरण की चिंता, लद्दाख की संस्कृति और परंपरा और भाषा की चिंता, ये सब चिंता केवल दिखावटी थी, क्योंकि इसके जरिए ही, इसके नाम पर ही लोगों की भावनाओं को भड़काया जा सकता है। वही काम कर रहे थे सोनम वांगचुक। केवल एफसीआरए में फॉरेन फंडिंग की ही बात नहीं है, एक और जो चिंता की बात है वो है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देश में नियम बना हुआ है कि जो भी भारतीय कंपनियां हैं वो इस CSR के दायरे में आती हैं। उनको अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा सामाजिक कामों के लिए, सामाजिक विकास के लिए देना पड़ेगा। लेकिन जिन कंपनियों में फॉरेन होल्डिंग जो है वो 50% से ज़्यादा यानी 51% है, उन पर यह लागू नहीं होता है। जिन कंपनियों की शेयर होल्डिंग 50% से कम है उन पर यह CSR का नियम लागू होता है। तो अब जैसे दो बैंकों की, भारत के जो दो सबसे बड़े प्राइवेट बैंक हैं उनकी बात कर लें, HDFC, इसमें फॉरेन होल्डिंग 50% से ज़्यादा है। HDFC ने एक NGO को अभी 35 करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन वो CSR में नहीं आते। ICICI बैंक CSR में आता है क्योंकि उसकी फॉरेन शेयर होल्डिंग जो है 50% से कम है, 45% बताया जाता है, जो अलग अलग आंकड़े उपलब्ध हैं उनके अनुसार। तो जितने कॉरपोरेट हाउसेज CSR की फंडिंग कर रहे हैं, CSR का पैसा दे रहे हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए कि किस तरह के NGOs को दे रहे हैं और वो NGO क्या काम कर रहे हैं, वो पैसा कहाँ लग रहा है, देश के हित में लग रहा है, समाज के हित में लग रहा है, या देश विरोधी गतिविधियों के लिए उस पैसे का इस्तेमाल हो रहा है। अब चूंकि CBI जांच का भी आदेश हो गया है, सोनम वांगचुक की जो फंडिंग है, मिल रही थी फंडिंग, उनके खातों की, उनके कामकाज की, उनके NGO के हिसाब किताब की, तो और चीज़ें सामने आएंगी। ये जो समाज सेवा का आवरण लेकर राजनीति करते हैं, देश विरोधी गतिविधियां करते हैं, इन लोगों का पर्दाफाश होना ज़रूरी है। और इनकी जो नाभि है, जैसे रावण को मारने के लिए भगवान श्री राम को उसकी नाभि पर तीर छोड़ना पड़ा था, उसी तरह से इन NGOs की नाभि जो है वो इनकी फंडिंग है। ये फंडिंग से ही इनकी ताकत बनती है। किसको पैसा देना है, कैसे देना है, ये तय करते हैं। और तमाम विदेशी संस्थाएं हैं, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, विश्वविद्यालय हैं और दूसरी तरह की संस्थाएं हैं जो फुल फेलोशिप देती हैं यहाँ जो लोग भारत विरोधी काम करते हैं। तो 1.5 साल की फुल फेलोशिप मिल गई तो आपको 1 साल की डिग्री मिल जाती है, और 1.5 साल तक वहाँ तो रहना खाना, बाकी जो पैसा मिलता है वो अलग बात है, वो सब मिलता है। और फिर वो पक्के सिपाही तैयार होते हैं भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले। तो आप देखिए, जो लोग इस तरह की फेलोशिप पर गए हैं वो लौटकर असल में कर क्या रहे हैं। इसमें एक नया नाम शामिल हुआ है, एक जिहादन पत्रकार है, अपने को पत्रकार कहती है, लेकिन वो भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलती है। वो भी हाल ही में फुल फेलोशिप पर गई थी 1.5 साल की, और उसके वीडियो देख लीजिए, उसके ट्वीट्स देख लीजिए, उसकी बातें सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका एजेंडा क्या है, ये किस तरह का नैरेटिव बनाना चाहती है। और ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा भरमार है। जिस समय अरविंद केजरीवाल की पार्टी में NGO की फॉरेन फंडिंग का पता चला था, उस समय से अगर शिकंजा पूरी तरह से कसा गया होता तो शायद आज स्थिति दूसरी होती है। सरकार ने हालांकि इस दिशा में बहुत काम किया, पिछले 10 साल में इतना काम हुआ है जितना पिछले जो है 60-65 सालों में नहीं हुआ है। लेकिन स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि जो बड़ा काम हुआ है वो भी, उसका प्रभाव भी छोटा लगता है। सरकार के पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि छड़ी घुमाएगी और सब कुछ गायब हो जाएगा। उसको भी एक कानूनी तौर तरीके से ही काम करना पड़ता है, और कानूनी तौर तरीके से काम होता है। उसी का नतीजा हुआ है कि एमनेस्टी इंडिया जो है वो छोड़कर भाग गई।
इस तरह से और बहुत सारे संगठन, और ये इन संगठनों का एक बड़ा उद्देश्य होता है डेमोग्राफिक चेंज कराना, धर्मांतरण कराना। तो फिर कह रहा हूं, सोनम वांगचुक को लद्दाख की चिंता नहीं थी। सोनम वांगचुक को अपने एजेंडे, अपने नैरेटिव की चिंता थी, अपने साम्राज्य की चिंता थी। और लद्दाख जैसे इतने महत्वपूर्ण संवेदनशील इलाके में सोनम वांगचुक और उनके जैसे लोगों का होना देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा था। इसलिए सरकार ने मेरी नज़र में थोड़ा देर से ही सही, लेकिन बिल्कुल सही कदम उठाया है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।